Hello friends, this is Archana. Welcome to all in my class, Archana Economica. Friends, as I've told you कि आज हम स्टडी करेंगे अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट. ओके, सो आपका ये विभिन्न बाज़ारों में मूल्य का निर्धारण, ठीक है ना, कैसे हम हमारी इंडस्ट्री कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, कैसे मूल्य का निर्धारण करती है और हमारी फर्म्स किस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं कि है क्या चीज़. ओके, यहाँ आप देख लीजिए, ये उद्योग बाज़ार है एंड ये फर्म है. ओके, अब पूर्ण प्रतियोगिता में होता क्या है, मांग और पूर्ति की बाजारी शक्तियों के द्वारा उद्योग प्राइस को निर्धारित करती है और फर्म एज इट इज़ इसे दिया हुआ मान लेती है. ध्यान रखिएगा, फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित नहीं करती है, वो एज इट इज़ दिया हुआ मान लेती है. फर्म और उद्योग का रिलेशनशिप यहाँ दिखाया गया है, इसको हम डीप स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वेट बच्चे, यस दिस इज, हाँ, ओके. मूल्य निर्धारण क्या होता है बेटा? एक फर्म अपनी वस्तु का कितना उत्पादन करती है, उस वस्तु की बाजार में क्या कीमत होती है, यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है. वास्तविक जीवन में बाजार की अनेक स्थितियां देखने को मिलती हैं. रियल लाइफ में बाजार की अनेक प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं. एंड मॉडर्न एज में तो आप यू आर वेरी प्रैक्टिकल, सो आपको कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा. एक मिनट बेटा, थोड़ा सा, हाँ, नाउ दिस इज ओके. ओके, अनेक प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं. यहाँ विभिन्न स्थितियां वस्तु की प्रकृति तथा क्रेताओं की संख्या पर निर्भर करती हैं. किस पर निर्भर करती हैं? वस्तु की प्रकृति, मानी वस्तु किस टाइप की है, टिकाऊ है या फिर इमीडिएट जो नष्ट हो जाती हैं. ओके, उनकी प्रकृति कैसी है, क्रेता कैसे हैं, विक्रेता कैसे, किस प्रकार के की पब्लिक है, उनकी डिमांड कैसे है, खरीदने वाले. ओके, एंड सेलर्स कैसे हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करती है. कुछ महत्वपूर्ण बाजार स्थितियों का वर्णन हम देखते हैं यहाँ. जैसे देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है बेटा? पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन, इनएक्ट कंपटीशन, एब्सोल्यूट कंपटीशन. ये तीनों चीज़ें ही एक ही चीज़ को बताती हैं, जो कि है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन. ओके, अब लेफ्टविच ने कहा है, पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति होती है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं. कैसी वस्तुएं बेचती हैं? एक समान. ओके, सी, एक समान वस्तुएं बेचती हैं, बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं. इनमें से किसी भी एक फर्म की स्थिति यह नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके. एज आई टोल्ड यू, फर्म जो है कीमत को प्रभावित नहीं करती. फर्म कीमत को एज इट इज़ दिया हुआ मान लेती हैं. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है और समरूप वस्तुएं होती हैं, एक समान लगभग वस्तुएं होती हैं. क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है. परिणामतः कोई भी फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं कर रख पाती. उद्योग कुल मांग पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित करता है. किसके द्वारा, कौन निर्धारित करता है? उद्योग.
प्राइस डिटर्मिनेशन का काम इंडस्ट्री करती है। ये बात मेरे अपने माइंड में परमानेंट फीड कर लेना। पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता में मतलब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ परफेक्ट कंपटीशन की बात आई वहाँ कीमत निर्धारण कौन करेगा? उद्योग करेगा, इंडस्ट्री करेगी। और फर्म क्या करें? फर्म उन्हें एज इट इज़ दिया हुआ मान लेंगे। सभी फर्में कीमत को स्वीकार करनी पड़ती हैं। फर्म इस दी हुई कीमत पर अपने उत्पाद को कितनी भी मात्रा बेच सकती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के लिए उस वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये समझ में आ गया इधर? हाँ, स्वीकार करनी पड़ती है इस तरह मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे पूर्ण प्रतियोगिता की? पूर्ण प्रतियोगिता तथा शुद्ध प्रतियोगिता। इसमें वस्तुतः पर्यायवाची नहीं है, दोनों में अंतर होता है। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में डिफरेंसेस हैं। शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का संक्षिप्त रूप होता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको जरा देख लीजिए। क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या। बेटे विशेषताएं थोड़ा माइंड में रख लेना, बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लेना। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर काफ़ी संख्या में होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एंड समरूप वस्तुएं होती हैं, इसको मैंने पहले ही बता दिया। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है। ओके, सबको ज्ञान होता है। एंड फर्मों के प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। गला काट प्रतियोगिता होती है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट नाम से ही समझ सकते हैं। वस्तु की केवल एक कीमत, सिंगल प्राइस कमोडिटी होती है। ओके, प्राइस मतलब एक ही होती है, सिंगल प्राइस कमोडिटी। स्वतंत्र व्यापार नीति होती है। फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, ये भी समझ लेना। फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, स्वतंत्र व्यापार की नीतियाँ होती हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण फर्म उद्योग में बहुत छोटा स्थान रखती है, जिसके कारण वह बाजार और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को परिवर्तित अथवा प्रभावित करने में असमर्थ होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म या विक्रेता सदैव कीमत प्राप्त करता प्राइस टेकर होता है, मात्रा नियोजक होता है और क्वांटिटी एडजस्टर होता है। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है कितनी क्वांटिटी आप करनी है, लेकिन प्राइस टेकर होता है। प्राइस मेकर सिर्फ इंडस्ट्री होती है। नाउ दिस इज, अब देखो बेटे, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उद्योग संबंध, फर्म इंडस्ट्री रिलेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। कोई फर्म संतुलन में तभी कही जाती है जब वह अपनी उत्पादन मात्रा को घटाने या बढ़ाने का प्रयास नहीं करती। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब फर्म अधिकतम लाभ कमा रही होती है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता एक बड़ी संख्या में होते हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित भी नहीं करती। यही कारण है फर्म के लिए कीमत रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। जैसा पिक्चर में आपने बिगनिंग में ही देख लिया, उसे आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। समानांतर एक क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जिस पर मांग की लोच अनंत होती है। मांग की लोच हम आगे मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो इसमें ज़्यादा हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा दिया है
वो आप जानते हो, ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि हम छोटे बच्चे तो नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT, PGT, JRF नेट एग्जामिनेशन, तो इतना तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ही है। ऑलराइट, सो समानांतर एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जिस प्रकार मांग की लोच अनंत होती है, इस संबंध को अग्रलिखित चित्र के सहायता से दिखाया जा सकता है। यहाँ देखिए, वही सेम पिक्चर जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया, वही पिक्चर है बेटी ये, ठीक है ना। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्राइस को जो है डिमांड एंड सप्लाई द्वारा निर्धारित करती है और फर्म उसे दिया हुआ मान लेती हैं। AR=MR। ऑलराइट, यही इसका रिलेशनशिप है। स्पष्ट है कि क्रेता विक्रेता दोनों ही बाजार में प्रचलित कीमत से पूर्णतः अवगत होते हैं। एक समान वस्तु होने के कारण क्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी के कारण कोई विक्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं कर सकता। एक समान वस्तु के कारण प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता को एक समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में देनी पड़ती है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय AR= सीमांत आय MR। AR=MR, माइंड में रखना, AR हमेशा MR के बराबर होता है। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विशेष की कीमत सदैव स्थिर रहती है। एक व्यक्तिगत फर्म व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र बाजार में प्रचलित कीमत पर पूर्णतया सापेक्ष होता है, परफेक्टली इलास्टिक प्राइस होता है। एंड पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत में कोई चेंजिंग नहीं, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उद्योग या बाजार की मांगभूत शक्तियों में परिवर्तन ना हो। अब देखो मेरा बाजार की सामान्य और कीमत स्तर में ये रिलेशंस, ओके। ना बाजार की कीमत एवं सामान्य कीमत में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। बाजार कीमत एक उल्लेखनीय विशेषता है, वह अधिक समय मिलने पर सामान्य कीमत के आसपास रहने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान से सुना, बाजार कीमत एक जो है स्पेशल कंडीशन होती है, वह अधिक समय मिलने पर सामान्य कीमत के आसपास रहने की प्रवृत्ति रखती है। बाजार कीमत सामान्य कीमत के आसपास घूमती रहती है। बाजार कीमत किसी कारण सामान्य कीमत से अधिक हो जाती है तो वह काफ़ी समय तक ऐसा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि विक्रेताओं को लाभ होगा और वे अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कुछ समय में पूर्ति अधिक हो जाएगी, फलतः बाजार कीमत कम होकर पुनः सामान्य कीमत पर लौट आएगी। इसके विपरीत यदि किसी कारण से बाजार कीमत सामान्य कीमत से कम हो जाती है तो उत्पादक को हानि होने लगेगी, जिससे वे उत्पादन कम कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति कम हो जाएगी एवं मांग पूर्ति में पुनः नया संतुलन स्थापित हो जाएगा और बाजार कीमत फिर से सामान्य कीमत के बराबर हो जाएगी। इसमें बेटे कहने का मेन पॉइंट यही है, बाजार कीमत की प्रकृति हमेशा सामान्य कीमत स्तर के आसपास घूमने की होती है। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लो। देखो डायग्राम के माध्यम से ये देखो, इसलिए कहा जाता है कि बाजार कीमत सदा सामान्य कीमत की धुरी के चारों ओर चक्कर काटती है। जैसा कि ये देखो चित्र में देखो, ये आपका सामान्य मूल्य स्तर है, सामान्य कीमत स्तर है, और दिस पॉइंट ये आपका बाजार मूल्य ये देखो अप से डाउन और डाउन से अप, ओके, अप डाउन हो रहा है, ओके, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, सामान्य मूल्य के आसपास ही घूम रहा है।
सामान्य मूल्य समुद्र के सतह जल के समान होता है, जबकि बाजार मूल्य समुद्र में उठने वाली लहरों के समान होती हैं, जिसकी प्रकृति सदैव समुद्र के जल के सतह के बराबर होने की होती है। वही चीज़ें जो हमने अभी बात की वही बता रहे हैं। इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म, ये चीज़ें अभी तक तो क्लियर हो ही चुकी हैं, फिर भी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें साम्य संतुलन क्या है? साम्य या कीमत निर्धारण, ठीक है ना। साम्य या संतुलन का अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थिति। फर्म के साम्य का अर्थ है उत्पादन की आर्थिक, मतलब साम्य क्या हुआ बेटा? जहाँ संतुलन, जहाँ परिवर्तन की अनुपस्थिति हो, ऐसी कंडीशन। ओके, ओके ना, समझ में आ गया? साम्य संतुलन का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन की अनुपस्थिति। फर्म के साम्य का अर्थ है उत्पादन की आर्थिक इकाई द्वारा ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसमें परिवर्तन करने की कोई प्रवृत्ति न हो। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा में कोई प्रवृत्ति, टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए परिवर्तन की। अर्थात साम्यावस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा, वह कीमत निश्चित करेगी जिसको वह अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नेट रेवेन्यू, जहां उसे प्राप्त होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक फर्म का साम्य, एक फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा और कीमत का निर्धारण दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया? फर्म का साम्य जो होता है और एक फर्म का जो वस्तु की मात्रा और कीमत का निर्धारण, ठीक है ना, ये दोनों एक ही पॉइंट को बताते हैं। अब देखिए, अल्पकाल में फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण, इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल की बात हो रही है यहाँ। अल्पकाल में फर्म का साम्य उत्पादन के लिए उसी स्तर पर निर्धारित होता है जहाँ सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होता है। विभिन्न बाजार मूल्य में निर्धारण। साम्य उत्पादन का स्तर सभी फर्मों को लाभ प्रदान नहीं करता। साम्य उत्पादन के स्तर को निर्दिष्ट परिस्थितियों में एक फर्म के लिए सर्वोत्तम उत्पादन का स्तर ही कहा जा सकता है। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ाकर मांग के अनुसार समायोजित किया जा सके। इसलिए अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ या सामान्य लाभ अथवा हानि हो सकती है। फर्म की हानि या लाभ की गणना औसत आय AR और औसत लागत AC के अंतर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, इनको ध्यान से देखिएगा बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली स्थिति क्या होगी? यदि फर्म की औसत लागत मानी AC एवरेज कॉस्ट, औसत आय एवरेज रेवेन्यू से अधिक है तो फर्म को हानि होगी। बट नेचुरल है, जब कॉस्ट जो है इनकम से या रेवेन्यू से ज़्यादा है तो भाई कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो हानि तो होगी ही होगी। सेकेंड स्टेज क्या होता है? यदि फर्म की औसत आय यानी एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू यानी आय के औसत आय के बराबर होती है, सामान्य लाभ होगा, है ना हानि ना लाभ। सो एंड थर्ड स्टेज क्या है? औसत लागत एवरेज कॉस्ट औसत आय से कम है। कॉस्ट अगर कम है एंड इनकम ज़्यादा है तो असामान्य लाभ हो गया। इन तीनों अवस्थाओं को हम पिक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। चित्र के माध्यम से देखो बेटा, ये आपका लाभ का सिचुएशन है। अब यहाँ दिस इज AR MR, ओके, यहाँ SAC एंड SNC,
ओके। एस का मतलब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है यहाँ। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म में एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ओके, एंड दिस इज AR एंड MR, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है इसको थोड़ा सा आप देखो। ये देखो यहाँ संतुलन का बिंदु हमारा क्या है, E। देखा आपने? उत्पादन, प्रोडक्शन हमारा क्या है बेटा, उत्पादन का मात्रा OQ। ऑलराइट, फिर हमारा प्रति इकाई कीमत, प्राइस, OP या EQ। यहाँ इसको भी देख लो, देखना बहुत जरूरी होता है कि तभी पॉइंट आपका क्लियर होगा। यहाँ देखिए OP, ओके, या EQ, ये हमारा प्राइस है, ओके। फिर हमारा कॉस्ट क्या है, OR TO, एंड हमारा लाभ क्या होता है, EQ माइनस TO, ET एंड PR। कुल लाभ हमारा PETR, क्षेत्र होता है PETR, असमान लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को व्यक्त करता है। अब हम पिक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो सी दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा प्राइस लेवल को बता रहा है। कॉस्ट, अब यहाँ देखो ये SAC, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, एंड SMC को बता रहा है, और ये हमारा जो है AR MR, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू को बता रहा है। कॉस्ट हमारा कितना है, RD के बराबर है, ओके। लेकिन हमारा रिवेन्यू माने आय, इनकम हमारा कितना है बेटा, AR MR के बराबर, यानी जो कॉस्टिंग लग रही है, जो लागत लग रही है वो T के बराबर लग रही है, लेकिन इनकम जो है हमारा E तक आ रहा है। तो ये E और T के बीच में ETPR, P और R, ये लाभ को दिखा रहा है, प्रॉफिट को दिखा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, ओके। बस यही है, दिस इज वेरी सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बेटे सामान्य लाभ को दिखा रहा है, इसको आप थोड़ा सा देख लो। सामान्य लाभ का मतलब होता है जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है, ये देखो ई पॉइंट पर उतना ही इनकम आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। ये सामान्य संतुलन होता है, वस्तु की मतलब प्राइस भी, कॉस्टिंग भी वही है और वही उसका रिवेन्यू भी है, AC इक्वल टू AR, ओके। इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर AR इक्वल टू MR, SMC इक्वल टू SAC। यहाँ पिक्चर से आपको क्लियर है, ये देखो सारे एक ही पोजीशन पे है, ई पॉइंट पर है। ये सामान्य लाभ होता है, ना लाभ ना हानि। अब यहाँ देखना बेटा, फर्स्ट पोजीशन में प्रॉफिट का दिखा था ना, तो यहाँ प्रॉफिट AR MR यहाँ था, लेकिन अभी यहाँ AR MR नीचे आ गया है, लेकिन प्राइस हमारा ये देखो कॉस्टिंग हमारा SAC और SMC, कॉस्टिंग हमारा जो है P लेवल तक आ गया है, यानी PR और TE, ये हमारी जो है इतनी हानि की सिचुएशन को दिखाता है। ये सारी चीज़ें यही बता रहा है कि RDEP क्षेत्र कुल हानि को बता रहा है, ओके। ये तीनों पिक्चर्स मैंने एक साथ थोड़ा सा इसलिए किया है कि एक शॉर्ट आपके माइंड में आ जाए, इसको बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ये हानि की सिचुएशन है, ये लाभ की सिचुएशन है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट का है, ठीक है ना, बस यही है। इसके बाद अल्पकालीन हानि, अल्पकालीन में एक पॉइंट आता है बेटा, अल्पकालीन हानि में जब उस सिचुएशन पर शटडाउन पॉइंट उसे बोलते हैं हम, शॉर्ट रन लॉस। जब लॉस में प्रोड्यूसर को इतना लॉस होने लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि हमें उत्पादन बंद कर देना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि क्या अल्पकाल में हानि
उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है फर्म। फर्म की कुल लागत में दो प्रकार की लागतें सम्मिलित होती हैं, निश्चित लागत फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बोल रहा है निश्चित लागत वह होती है जो उत्पादन के साथ ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। जैसे आपको कहीं अगर आपका इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री खोल रहे हो तो आपको भवन चाहिए, जगह चाहिए, ओके। आपको जो मशीनें, आप मशीनरी वगैरह संयंत्र आप लगा चुके हो वो तो चाहिए। उसके जो बेसिक मतलब खर्चे हुए हैं वो तो लगे ही लगेंगे, ये फिक्स कॉस्ट है, ओके। यदि उत्पादन बंद भी कर दिया जाए तो शॉर्ट टर्म में निश्चित लागत समाप्त नहीं होगी, लगनी ही लगनी है। इसकी विपरीत परिवर्तनशील लागत वह होती है जो उत्पादन की मात्रा में के अनुपात में घटती बढ़ती रहती है, जैसे उत्पादन आदि से संबंधित लागतें। यदि किसी उत्पादन को परिवर्तनशील लागत के बराबर मूल्य प्राप्त हो जाता है तो भी वह उत्पादन जारी रखेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा शॉर्ट टर्म पीरियड में, क्योंकि इतना टाइम प्रोड्यूसर के पास नहीं है तो सब कुछ चेंज कर सके, कुछ भी कर सके, ठीक है ना। तो जो फिक्स मशीनरी ले लिया है, रेंट पे ही मान लो आपने प्लॉट ज़मीन कुछ भी ले लिया है, तो जो उसकी कॉस्टिंग जाएगी वो तो जाएगी ही जाएगी। इसलिए अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट निकलता रहता है तब भी वो उस प्रोडक्शन जारी रखेगा, क्योंकि वह जानता है उत्पादन बंद भी हो जाएगा, निश्चित लागत समाप्त नहीं होती। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में कीमत गिरने की न्यूनतम सीमा वस्तु की औसत परिवर्तनशील लागत मालूम होती है, क्योंकि यदि कीमत इससे कम प्राप्त होता है तब उत्पादन बंद कर देगा प्रोड्यूसर। मेरी बात समझना आप। फिक्स जो कॉस्ट होंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे। आप प्रोडक्शन बंद भी कर दोगे तब भी जो ज़मीन है उसका जो भी आप जहाँ आपने प्लांट लगाया हुआ है उसका आपको रेंट पे करना ही करना पड़ेगा, ऑलराइट। खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। मशीनरी जो आपने लगा ली है उसके खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी फिक्स प्राइस, फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका लगेगा ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंज हो जाएगा, जैसे आप लेबर चार्ज, ओके। इस तरह लेबर चार्ज और भी चीज़ें हैं जो वो जो है अगर उसमें चेंजिंग हो जाती है, वो चीज़ें अगर निकलती रहती है, वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है, हाँ डेली लोगों को सैलरी देना है, मैनेजमेंट को, इन सब चीज़ की सैलरी वगैरह निकलती रहती है, तब जो है प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा। लेकिन अगर उसे वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है, लोगों को सैलरी नहीं दे पाता है, इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, ऑलराइट। अब ये देखो, ARAC फर्म सामान्य लाभ होगा, ARAC नेचुरल सी बात है। AR ग्रेटर देन AC असामान्य लाभ होगा, AR लेस देन AC हानि होगी, AR लेस देन ABC तो फर्म उत्पादन नहीं करेगा, मतलब उतना भी इनकम नहीं आ रहा है कि जो औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सके, तो उत्पादन बंद कर देगा। शट डाउन पॉइंट इसे बोलते हैं। यहाँ पिक्चर में आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, देखिए ये आपका प्रॉफिट का है, ये आपका हानि है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट है TQE, उत्पादन बंदी को दर्शा रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखो शट डाउन पॉइंट ये बता रहा है, जब आपका ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपके C, यहाँ ABC दिस पॉइंट, ओके। अगर ये भी प्रोड्यूसर नहीं निकाल पा रहा है तब वो उत्पादन बंद कर देगा, बस यही चीज़ है। अल्पकाल में फर्म को अधिक सामान्य लाभ के अलावा सामान्य लाभ तथा हानि भी उठानी पड़ती है। हानि की स्थिति में कोई फर्म उत्पादन में बने रहना नहीं चाहेगी। अब यहाँ देखो, बाजारों में वही मूल्य निर्धारण अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि वह दूसरे उद्योग को जा सके। बात एक ही चीज़, सारे पॉइंट्स एक ही बात कह रहे हैं। यदि उत्पादन में लगे फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों के अलावा स्थिर लागतों का कुछ भाग अर्जित कर लेता है तो उत्पादन जारी
रखेगा। परंतु यदि बाजार कीमत इतना गिर जाए कि फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत भी न निकाल पाए, उत्पादन बंद कर देगा, जो चित्र में क्लियर है। ठीक है ना, ये बता रहे दीर्घकाल में फर्म और दीर्घकाल में सामान्य कीमत निर्धारण। अब हम लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है। इसका रीज़न क्या है बताते हैं। दीर्घकाल में मांग परिवर्तन के अनुसार पूर्ति भी परिवर्तित किया जा सकता है ना। इसलिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यदि औसत लागत और औसत आय से कम है तो उत्पादन को अधिक सामान्य लाभ होगा। इस लाभ को देखकर नई फर्में चूँकि आती रहती है ना, नई फर्में आएंगी और जाएंगी भी, इसलिए सामान्य लाभ होता है बेटा। ये बैलेंस को बना के रखती हैं। ठीक है ना, आकर्षित होंगे और वस्तु के बढ़ने के कारण उनकी कीमत गिर जाएगी, सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा, अधिक सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत औसत लागत यदि आय से अधिक है तो फिर फर्मों का सामान्य लाभ कम होगा, अर्थात हानि होगी। यहाँ देखिए बेटा, साम्य संतुलन की बिंदु ये है ना। यहाँ दीर्घकाल में ये माइंड में रखना कि सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इसका मेन रीज़न यही है कि फर्म के फ्री एग्जिस्टेंस, मैंने बताया था एंट्री और एग्जिस्टेंस का आज़ादी होता है। तो अगर हानि की अवस्था में होंगी तो फर्में चली जाएंगी, लाभ होने लगता है उनको देखकर नई फर्में आएंगी, जिससे बैलेंस बना रहेगा। सामान्य लाभ की सिचुएशन ही होती है। कुछ अकुशल, यहाँ देखना है ध्यान से, कुछ अकुशल फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी, जो मैंने अभी भी बताया। वस्तु की पूर्ति कम होने के कारण उनकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इसे चित्र की सहायता से, वही पिक्चर आपको दिखा दिया, ये वाला दिस इज ओके, स्पष्ट क्या, ना लाभ ना हानि की अवस्था कहते हैं, जिसमें फर्म औसत लागत औसत आय के बराबर होती है, जैसा चित्र में बताया गया है। ओएम साम्य उत्पादन स्तर पर एमपी के बराबर है, इसलिए केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ये चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। दीर्घकाल में यहाँ देखिए बेटा, दीर्घकाल में कीमत निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में कंडीशंस जो होती हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं। AR = AC, औसत लागत, क्योंकि दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, AR = AC होता है। औसत आय AR = MC होता है। सीमांत आय ओके, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत दिए होने के कारण दोनों का बराबर होना आवश्यक है। तीसरा कंडीशन क्या है, MR = MC। ध्यान से देखना, AR = AC, MR = MC, AR = MC, ये 3 कंडीशंस हैं। तो इसमें क्या होता है, सारा इक्वल होते हैं। AR = MR, MR = AC, AC = MC। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां औसत आय, औसत लागत, सीमांत आय, सीमांत लागत चारों वक्र एक दूसरे को काटती हों। सामान्य लाभ इसी सिचुएशन में होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत प्राइस डिटर्मिनेशन, वही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म उद्योग, 2 अलग अलग इकाइयाँ हैं। उद्योग एक बृहद इकाई होती है, फर्म छोटी होती है, पहले ही हमने आपको बता दिया। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत उद्योग की कुल मांग कुल पूर्ति परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग की कुल मांग कुल पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होती है वहीं कीमत निर्धारित होती है। इसी कीमत को संतुलन कीमत कहा जाता है। मांग पूर्ति की यह क्रिया स्वतः ही समायोजन प्रक्रिया है। संतुलन से विचलन होने की दशा में मांग पूर्ति की शक्तियाँ स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं और विचलन को समाप्त कर देती हैं। कीमत पुनः संतुलन स्तर पर आ जाता है। ये देखिए बेटे, यहाँ देखो, ये आपका बाजार की मांग शक्तियाँ हैं, ये पूर्ति शक्तियाँ हैं। हमेशा संतुलन होगा। अगर असंतुलित ऊपर नीचे हुई, पूर्ति अधिक हुआ या मांग अधिक हुई तो बाजार की मांग पूर्ति शक्तियाँ इसे पुनः संतुलित कर देंगी। ओके, ये वही चीज़ें सेम।
ठीक है ना। हमारे डिमांड और सप्लाई कर्व बेसिस ई बिंदु पर संतुलित होती हैं, प्राइस अगर ऊपर जाता है, सेम कंडीशन। ओके। प्रतिनिधि फर्म, साम फर्म, अनुकूलता फर्म, रिप्रेजेंटेटिव फर्म, इक्विलिब्रियम फर्म एंड ऑप्टिमम फर्म। ये क्या चीज़ होती है? प्रतिनिधि फर्म क्या होता है? मार्शल ने बताया है कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो लंबे समय तक अस्तित्व में बनी रहती है, जिसे पर्याप्त सफलता मिली हो और जिसका प्रबंध भी, यहाँ देखो, जिसका प्रबंध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता हो, जिसे उत्पादित वस्तु की श्रेणी, विक्रय की दशाएं सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाह्य वस्तुएं प्राप्त हो रही हों। उत्पादन की कुल मात्रा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? आंतरिक और बाह्य वस्तुएं। प्रतिनिधि फर्म क्या होती है? प्रतिनिधि फर्म जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय से मतलब किसी फील्ड में लगी हुई है, उनको सक्सेस मिल चुका है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और हर सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सिचुएशंस को देखते हुए वो काम करती रहती है और उनका बचत भी बढ़ता जाता है। ये प्रतिनिधि फर्म होती हैं, लीडर जैसे होते हैं ना, वही बता रहा है। किसी उद्योग के अंतर्गत फर्मों को मार्शल ने विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। नई फर्में जो हाल ही में प्रारंभ हुआ है, जिनका लाभ बढ़ रहा है। सुव्यवस्थित फर्में जो अनुभवी हो सकती हैं, आंतरिक एवं बाह्य वस्तु को पूरा लाभ कमा रही हैं। पुरानी फर्में जो अनुकूलता खो चुकी हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। नई फर्में जो नई आई हुई हैं, उनका लाभ हो रहा है, और अनुभवी फर्में जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी आंतरिक और बाह्य वस्तुएं पूरी बच रही हैं। पुरानी वस्तुएं जो अपनी कुशलता खो चुकी हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। मार्शल ने दूसरी श्रेणी की फर्मों को प्रतिनिधि फर्म कहा है। सेकेंड पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। यस, एंड वही बताया कि क्योंकि इन फर्मों की औसत लागत से ही मूल्य निर्धारित होता है। ओके, अब देखिए बेटे, अब अगली प्रतिनिधि फर्म की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ओके, इनको थोड़ा सा देखो। प्रतिनिधि फर्म की मुख्य विशेषताएं होती हैं, यह फर्म ना तो बहुत नई होती है, ना बहुत पुरानी, ठीक है ना, ना इनका विकास होता है, ना ही संकुचन होता है, ना इनको हानि होती है, ना लाभ होती है, और दीर्घकालीन साम्य मूल्य इसी फर्म की संतुलन लागत के बराबर होता है। यह एक ऐसी औसत फर्म होती है जिसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि उद्योग में बड़े पैमाने के उत्पादन, बाह्य आंतरिक वस्तुएं कहाँ तक उपलब्ध हैं। इस प्रकार की फर्में एक से अधिक भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती हैं। ओके, प्रतिनिधि फर्म के दोष, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रतिनिधि फर्म के डिमेरिट्स कौन कौन से हैं, अब इसमें देखना है। मार्शल ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि उनके प्रतिनिधि फर्म प्रावेगिक, डायनेमिक है, स्टैटिक है। मार्शल की आलोचना, मतलब इनकी जो ये प्रतिनिधि फर्म का जो पॉइंट इन्होंने दिया, विचार प्रतिपादित किया, इसकी आलोचना क्या की गई कि इन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि ये जो है प्रतिनिधि फर्में प्रावेगिक है या स्टैटिक है, अथवा दोनों दशाओं के लिए हैं। यह विचार भी गलत है कि प्रतिनिधि फर्म सदैव साम्य की अवस्था में रहती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार नई परिभाषा, प्रोफेसर मेहता ने क्या बताया, प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रावेगिक अवस्था में लागू होता है। मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भाषा सदैव साम्य रहती है। ओके, एंड प्रोफेसर मेहता ने कहा प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के साथ उसी प्रकार विस्तार अथवा संकुचन की प्रवृत्ति दिखलाती है, ठीक है ना। एंड पीगो ने क्या बोला बेटा, देखो पीगो ने भी इक्विलिब्रियम फर्म ऑफ पीगो ने बोला है कि साम्य फर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है। साम्य फर्म से अभिप्राय जब संपूर्ण उद्योग इस प्रकार में साम्य की स्थिति में होता है कि वह एक सामान्य मूल्य पर नियमित रूप से वस्तु वाई की मात्रा का उत्पादन कर रहा हो, तो उस समय एक ऐसी फर्म भी विद्यमान होगी जो वस्तु की नियमित मात्रा X का उत्पादन करके व्यक्तिगत रूप से साम्य की स्थिति में होगी। पीगू के साम्य फर्म की विशेषताएं क्या हैं?
साम फॉर्म केवल उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं जब संपूर्ण उद्योग साम्य में हो। साम्य शब्द ही है संतुलन, ओके, बैलेंस में हो। एंड यह उद्योग की सबसे कार्यकुशल फर्म होती है। उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य इसी फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होता है, ठीक है ना। यद्यपि साम्य एक काल्पनिक फॉर्म है, किंतु यह विचार आर्थिक विश्लेषण में बहुत उपयोगी है, राइट। साम्य आलोचना इसकी, इनकी हर चीज़ की आलोचना होती है, इनकी भी आलोचना हुई, बट नेचुरल है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि विभिन्न फर्मों में के साम्य न रहने पर भी उद्योग के साम्य रहने की मान्यता ठीक है, क्योंकि व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता कि विस्तार करने वाली फर्मों का उत्पादन उतनी ही मात्रा में बढ़ता हो जितनी कि संकुचन करने वाली फर्मों का उत्पादन घटता हो। वस्तुतः इस धारणा में वही त्रुटियां पाई जाती हैं जो प्रतिनिधि फर्म की बताई गई हैं। अनुकूलतम फर्म या ऑप्टिमम फर्म, ओके, सर्वोत्तम फर्म, ये भी वही बात बताते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है दीर्घकालीन सामान्य संतुलन। थोड़ा फास्ट में इसलिए करें कि ये चीज़ें एक ही पॉइंट को बता रही हैं ना, और जल्दी हो जाएगा आपका थोड़ा सा, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस कि क्या होता है। बाकी दिस इज़ वेरी सिंपल। सामान्य मूल्य निर्धारण सर्वोत्तम फर्म की उत्पादन लागत के बराबर है। सर्वोत्तम फर्म एक ऐसी फर्म है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय होता है। ऐसी फर्म उत्पादन लागत सदैव न्यूनतम होती है, लागत कम होगी, है ना। औसत लागत सीमांत लागत बराबर होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। रॉबिन्स ने कहा है कि सर्वोत्तम फर्म उस फर्म को बोलते हैं जिसमें वर्तमान तकनीकी विधियों, संगठन योग्यता की दशाओं के प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। यही ऊपर की बातें ये बता रहे हैं, जबकि सभी लागतें सम्मिलित कर ली जाती हैं जिन्हें दीर्घकाल में सम्मिलित करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं बेटा, एक मिनट, हाँ विशेषताएं हैं, इसको देखो। सर्वोत्तम फर्म की विशेषताएं: आकार की सर्वोत्तम होती है, कार्यकुशलता सबसे ज़्यादा होती है, लागत न्यूनतम होती है। इस प्रकार की लागत और औसत लागत बराबर होती है। इसकी सीमांत लागत औसत लागत बराबर होती है। इस प्रकार का उत्पादन एवं लाभ उसी समय अधिकतम होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। फर्म द्वारा लिया गया मूल्य सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। सर्वोत्तम आकार में परिवर्तन होता है। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोनोपोली, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर परफेक्ट कंपटीशन, ओके। मूल्य निर्धारण कैसे डिटर्मिनेशन किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट मोनोपोली, ओके। मोनोपोली के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे बच्चे। ये सारी चीज़ें, आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम स्टडी करेंगे अबाउट मोनोपोली, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।